जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे झारखंड का इतिहास और एमसीक्यू नंबर 04 होगा। इसके पहले भी हम लोग 3 एमसीक्यू का चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग का चौथा एमसीक्यू है झारखंड के संदर्भ में। पहला क्वेश्चन हमारा है कि रक्सेल वंश झारखंड में कहाँ अवस्थित था। तो जब रक्सेल वंश की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग को ये ध्यान रखना है कि जो रक्सेल वंश था ये हम लोग का पलामू साइड था। अगर झारखंड का अगर मैप को हम लोग कुछ इस तरीके से अगर दर्शाते हैं, अगर कुछ इस टाइप से अगर झारखंड के मैप को दर्शाते हैं तो ये वाला जो क्षेत्र है ये कौन सा है, ये पलामू वाला। तो यहीं पे रक्सेल वंश पहले आते हैं और रक्सेल वंश के बाद फिर यहाँ चेरो वंश का मतलब शासन चलता है। तो यूँ भी कहा जाता है कि चेरो वंश ने कौन से वंश को पराजित किया, तो रक्सेल वंश को। तो पहला का आंसर क्या होगा, पलामू मतलब डी। पहला का आंसर डी होगा, 1 का डी। छोटनागपुर में अगर देखा जाए, बाकी सब में भी देखना है तो होने से क्या होगा, एक डिस्कशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। छोटनागपुर का खास जो है वहाँ पे नाग वंश का शासन था। धनबाद या जो पंचायत ये सब क्या है, मानभूम था, मान वंश। मान वंश कहाँ पे था, धनबाद वाला क्षेत्र में। सिंहभूम में सिंह वंश। तो इस तरीके से हम लोग बाकी भी देख लिए हैं। तो पहला का आंसर क्या होगा, डी। आप लोग समझ पाए होंगे। आगे चलते हैं फिर। दूसरा क्वेश्चन है कि नागवंश की स्थापना कब मानी जाती है। तो जो नागवंश की जो स्थापना जो मानी जाती है मतलब सामान्य रूप से, ये हम लोग को माना जाता है 64 AD मतलब 64 ईस्वी, और ईस्वी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, AD। तो आंसर क्या होगा, 2 का बी। देखिए यहाँ पे BC है, BC में कन्फ्यूजन हो सकता है। BC मतलब ईस्वी पूर्व, मतलब जब ईसा जी का जो जन्म होता है उसके पहले का ईस्वी पूर्व, और ईसा के जन्म के बाद जो होता है वो ईस्वी कहा जाता है। तो 2 का होगा बी आंसर। आगे चलते हैं फिर। तीसरा क्वेश्चन है कि मुंडा जनजाति के आदि पुरुष किसे माना जाता है। तो जो मुंडा जनजाति के आदि पुरुष है उसको किसे माना जाता है, मुंडा जनजाति के आदि पुरुष। तो मुंडा जनजाति के आदि पुरुष ऋषा मुंडा को माना जाता है। किनको माना जाता है, ऋषा मुंडा। तो आंसर क्या होगा, सी। ये तो चलो आंसर की बात है, बाकी हम लोग इसको डिस्कशन कैसे करेंगे। फनी मुकुट राय कौन है, फनी मुकुट राय है नागवंश के आदि पुरुष, इसको बोला जाता है नागवंश के आदि पुरुष। नागवंश के आदि पुरुष, नागवंश के आदि पुरुष फनी मुकुट राय। सुतिया पहन जो है, सुतिया पहन जो है हम लोग का मुंडा वंश की स्थापना किए थे। कौन, सुतिया पहन मुंडा राज की स्थापना किए थे। और इस स्थापना को मतलब जो अवधारणा जो लाई थी, वो अवधारणा कौन लाई थी, ऋषा मुंडा ने। तो सबसे पहले राज की जो परिकल्पना की थी वो ऋषा मुंडा, और इसीलिए मुंडा जनजाति के आदि पुरुष कहा जाता है ऋषा मुंडा को। राज की परिकल्पना की थी ऋषा मुंडा ने, और राज को बनाया कौन था, सुतिया पहन, और उसी की राजधानी फिर सुतियांबे होता है। मदरा मुंडा कौन है, ये मुंडा वंश के, मुंडा जो राज है, राजवंश है, उसके अंतिम शासक माना जाता है। अंतिम शासक कौन है, मदरा मुंडा। तो इस तरीके से हम लोग चारों डिस्कशन कर लिए। आगे चलते हैं। तो चौथा जो क्वेश्चन है, कोराम्बे झारखंड का हल्दी घाटी कहा जाता है। कोराम्बे को झारखंड का हल्दी घाटी कहा जाता है। किसको, कोराम्बे को झारखंड का हल्दी घाटी कहा जाता है। किसको, कोराम्बे को झारखंड का हल्दी घाटी कहा जाता है। जैसे हल्दी घाटी युद्ध होता है ना, उसी तरीके से कोराम्बे को झारखंड का हल्दी घाटी माना जाता है। तो ये कौन से 2 राजवंशों के लड़ाई के कारण इसको कहा गया है। तो जो कोराम्बे की जो इस टाइम जो लड़ाई होती है ये लोधी वंश के समकालीन होता है। कौन से, लोधी वंश, लोधी वंश के समकालीन होता है। कोराम्बे में जो मतलब लड़ाई होता है वो लोधी वंश के समकालीन होगा। तो उस टाइम कौन कौन से वंश में मतलब लड़ाई हुआ था जिसको कोराम्बे कहा जाता है। कोराम्बे को झारखंड का हल्दी घाटी कहा जाता है। तो आंसर होगा हम लोग का रक्सेल वंश।
इस टाइम अगर शासक की बात किया जाए तो यहाँ पे छत्रकर्ण थे। कौन थे नागवंश में? छत्रकर्ण थे इसमें नागवंश में। नागवंश कौन थे? छत्रकर्ण। तो इतना हम लोग को समझ में आ गया। कोराम्बे को झारखंड का हल्दी घाटी कहा जाता है। और कोराम्बे में विष्णु की मूर्ति स्थापित की गई थी। जो अच्छा ये कोराम्बे कहाँ पे है ये पता है ना? ये हम लोग के गुमला में है। कहाँ पे है? गुमला में कोराम्बे है। जगह का नाम है गुमला के कोराम्बे। और यहाँ पे विष्णु की मंदिर भी स्थापित की गई है। तो आगे चलते हैं फिर हम लोग। तो 4 का डी हो जाएगा। पांचवा आंसर, पांचवा क्या है? 5 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भीमकर्ण के बारे में असत्य है? भीमकर्ण के बारे में असत्य है, इसका मतलब असत्य है, इसको पहले खंडित कीजिए। असत्य है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? असत्य है मतलब गलत है ना, तो गलत है। तो गलत कौन सा है उसको हम लोग को देखना है। तो किसके बारे में? भीमकर्ण। तो यह नागवंश के प्रथम राय की उपाधि को त्यागा है। हाँ, राय की उपाधि को त्यागा है ना, क्योंकि इसके पहले हम लोग क्या देखे थे? मुकुट राय, फनी मुकुट राय, प्रताप राय, गंजघट राय। लेकिन भीमकर्ण, भीम राय नहीं है बल्कि भीमकर्ण है। तो इन्होंने कर्ण की उपाधि ली है। कौन? कर्ण की उपाधि ली है ना भीमकर्ण ने, तो इसलिए ये राय की उपाधि को त्याग है, मतलब ये सही है। अच्छा, इसमें अगर जो कर्ण की जो उपाधि ली थी उसके बारे में अगर ये किया जाए तो इन्होंने जो कलचुरी नरेश लक्ष्मीकर्ण थे उससे प्रभावित होकर इन्होंने कर्ण की उपाधि ली थी। हालांकि इनकी मित्रता थी उस टाइम। दूसरा है कि इनके समय बड़वा का युद्ध लड़ा गया था। हाँ, इनके समय बड़वा का युद्ध लड़ा गया था। कौन सा युद्ध? बड़वा का युद्ध। और बड़वा का युद्ध किसके बीच हुआ था? भीमकर्ण और रक्सेल वंश। भीमकर्ण और रक्सेल वंश के बीच हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? सरगुजा में। सरगुजा मतलब छत्तीसगढ़ अभी का। तो ये भी सही है। इन्होंने भीम सागर झील का निर्माण नहीं करवाया। नहीं करवाया मतलब उन्होंने करवाया है, तो उन्होंने करवाया है मतलब ये गलत हो गया। चौथा है कि इन्होंने वासुदेव राय की मूर्ति प्राप्त की। हाँ, इन्होंने वासुदेव राय की मूर्ति प्राप्त की थी रॉक्सेल लोगों के साथ जब मतलब लड़ाई हुआ था उस क्रम में। तो ये भी सही। तो आंसर कौन सा गलत है? सी नंबर वाला। तो क्या होगा आंसर? सी हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। इस टाइप से मतलब क्वेश्चन अगर लैंग्वेज को ट्विस्ट करे तो आप लोग को भी वो जो ट्विस्ट है उसको पहले सरल बनाना है। जैसे क्या बोला था? कौन सा असत्य है? तो असत्य कौन सा है? असत्य है मतलब वो गलत है। तो इस टाइप से हम लोग को बनाना है। छठा क्वेश्चन है कि रांची में मदन मोहन मंदिर तथा राम सीता मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में बनाया गया? तो सबसे पहले मदन मोहन मंदिर और राम सीता मंदिर जो रांची में बनाया गया है, इसको पहले देखते हैं कि इसको किसके शासनकाल में बनाया गया है। तो जो मदन मोहन मंदिर और राम सीता मंदिर ये रघुनाथ शाह के टाइम बनाया गया है। किसके टाइम? रघुनाथ शाह के टाइम। ठीक। और रघुनाथ के टाइम, मुगल के टाइम देखा जाए तो उस टाइम कौन थे? औरंगजेब थे। तो आंसर क्या होगा हम लोग का? 6 का डी। थोड़ा मतलब इनडायरेक्टली क्वेश्चन बनाया हूँ इसको, तो इस टाइप से भी मतलब ताकि दिमाग थोड़ा ओपन रहे, कि दिमाग को हम लोग का जो सोचने की जो क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए इस टाइप से 1-2 क्वेश्चन बनाया गया है। तो औरंगजेब के टाइम था। औरंगजेब मतलब रघुनाथ शाह के टाइम बनाया था और रघुनाथ शाह औरंगजेब के समकालीन था। तो इसलिए क्या होगा? औरंगजेब इस प्रश्न के अनुसार। राम मंदिर की बात किया जाए मतलब राम सीता मंदिर की, तो राम सीता मंदिर का जो निर्माण कराए थे वो हरि ब्रह्मचारी। किन्होंने किए थे? हरि ब्रह्मचारी। ये है राम सीता मंदिर। और मदन मोहन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ये है हम लोग का रघुनाथ शाह। तो इस तरीके से हम लोग देख लिए हैं। दुर्जन साल के बारे में, उदयनाथ सहदेव या ये सब के बारे में हम लोग आगे और चर्चा करेंगे, उस टाइम आराम से इसको देखेंगे। 7वां क्वेश्चन है कि जहांगीर ने अपने सेनापति इब्राहिम खां के नेतृत्व में नागवंश के कौन से शासक को अपने पास बंधक बनाया? तो ये कहानी तो आप लोग को पूरा दिलो दिमाग में है
किसको बंधक बनवाया था इब्राहिम खान ने? दुर्जन शाह को ना। और इसको कहाँ ले गया था? ग्वालियर के किला में इनको 12 साल तक रखा गया था, 12 साल तक। और दुर्जन शाह को शाह की उपाधि किसने दी है? ये भी जहांगीर ने दी है, ये भी आप लोग को पता है। इब्राहिम खान को इसी के क्रम में जब इनको पकड़ा तो इनको कितने 4000 की मनसबदारी, 4000 मनसबदारी और फात जंग की उपाधि दी थी इब्राहिम खान को। किसने? जहांगीर ने। तो इतना हम लोग समझ लिए। आंसर क्या होगा? 7 का बी। आगे चलते हैं फिर। प्रताप राय, दुर्जन शाह और छत्रकन, ये सब है नाग वंश के। जबकि मेदिनी राय कौन सा है? ये चेरो वंश का है। राय मतलब यहाँ इसको नहीं समझना कि नाग वंश का है, तो ये कौन सा वंश का है? चेरो वंश का मेदिनी राय। आगे चलते हैं फिर। गुमला के घाघरा थाना स्थित हापामुनि गांव में महामाया मंदिर का निर्माण किसने करवाया? जो मतलब गुमला के जो हापामुनि गांव में जो महामाया मंदिर का निर्माण करवाया है, तो किसने करवाया? तो जो महामाया मंदिर की बात करते हैं तो पूर्व मध्यकाल का है। कब का है? पूर्व मध्यकाल का है ना, पूर्व मध्यकाल का है। और ये गुमला की बात करता है। चिंतामणि तो सबसे मतलब नागवंश का अंतिम शासक कौन है? चिंतामणि। प्रताप राय और मेदिनी राय जो है ये तो हम लोग का चेरो वंश का है। प्रताप राय के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। तो 8 का एक्चुअली आंसर क्या होगा? 8 का एक्चुअली में जो आंसर होगा ये हम लोग का सी होगा, गंजघट राय। गुमला के घाघरा थाना पर जो हापामुनि गांव में महामाया मंदिर का निर्माण कराया गया है, तो कौन कराया है? गंजघट राय ने। किन्होंने किए हैं? गंजघट राय ने। आगे चलते हैं फिर। गंजघट राय ने इनको निर्माण करवाए हैं। अगर इनकी जो महामाया मंदिर की बात किया जाए तो प्रथम पुरोहित जो है, प्रथम पुरोहित कौन थे? हरिनाथ। प्रथम पुरोहित कौन थे? हरिनाथ। ये सब भी याद हम लोग को रखना है। जब ये सब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? एक पूरा रिवीजन हो जाएगा। हरिनाथ थे और ये धार्मिक गुरु थे किसका? गंजघट राय क्या। आगे चलते हैं। हरिनाथ और ये क्या है? धार्मिक गुरु। आगे चलते हैं फिर। 9वां क्वेश्चन है कि नागवंश के राजधानी परिवर्तन के क्रम को लिखिए। तो नागवंश की अगर राजधानी परिवर्तन की बात करते हैं तो सबसे पहले कौन सा था? सुतियांबे, चुटिया, खाखरा, सतरंजी या दोइसा। तो सबसे पहले सुतियांबे सबसे पहले है, जो कौन बनाए हैं? फनी मुकुट राय। तो ये तो तीनों में है, मतलब यहाँ तक सब सही है। दूसरा है कि प्रताप राय ने सुतियांबे से चुटिया बनाया है, तो चुटिया सेकंड में होना चाहिए। तो इसमें नहीं है, इसमें खोखरो है ना, खुखरा है, और चुटिया सबसे लास्ट है। तो ये तो यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब बी नहीं होगा। इतना अब तक समझ में आ गया। इसमें भी चुटिया है, इसमें भी चुटिया है, तो मतलब ए और सी में से कोई एक होगा। चुटिया के बाद देखते हैं कि हम लोग खुखरा बनाता है भीमकन में। तो यहाँ तक चलो ये सही है, खुखरा सही है। कि कौन बनाते हैं? खुखरा कौन बनाते हैं? भीमकन ने। लेकिन यहाँ खुखरा नहीं है, यहाँ दोइसा है। तो चुटिया के बाद जाहिर सी बात है दोइसा है, तो ये भी यहाँ तक सही हुआ। दोइसा को कौन बनाता है? दुर्जन शाह ने। ठीक। अब सतरंजी को देखते हैं। सतरंजी को एनिसा बनाते हैं। कौन? एनिसा। और उसके बाद आता है हम लोग का दोइसा। अब यहाँ इसमें ये देखिए, जो सतरंजी है ना, सतरंजी पहले दोइसा आएगा और उसके बाद सतरंजी, मतलब खुखरा के बाद दोइसा होता फिर सतरंजी। तो मतलब यहाँ पे हम लोग का खुखरा के बाद दोइसा आता। तो यहाँ जो हम लोग देखें तो ये सतरंजी बाद में आता, दोइसा पहले आता, तो क्या होता? तब सही रहता। तो ये भी गलत हुआ, ये पहले ही गलत हो चुका था। अब जब दो गलत हो चुका तो जाहिर सी बात है इसको फिर चेक करने की ज़रूरत नहीं, ये आंसर हो जाएगा। अगर इसको सुतियांबे का देखिए तो सुतियांबे कौन? फनी मुकुट राय। चुटिया प्रताप राय। और दोइसा कौन है? दुर्जन शाह। और पालकोट का कौन है? पालकोट का यदुनाथ शाह। यदुनाथ शाह।
तो इस तरीके से हम लोग चारों का राजधानी भी देख लिए। आगे चलते हैं फिर। मदरा मुंडा के उत्तराधिकारी कौन थे? मदरा मुंडा मतलब मुंडा वंश के अंतिम शासक ही ना। तो इसका उत्तराधिकार कौन थे? देखिए ऋचा कभी है ना, तो कभी कभी टेक्निकली इशू भी हो सकता है, तो इसलिए अगर ऋचा रहेगा तो इसको समझना क्या है, इसको समझना ऋषा ही है। अगर ऋषा लिखा हुआ नहीं रहेगा तो भी आप लोग को ये समझना है कि ये ऋषा मुंडा वाला ही है। तो मदरा मुंडा के उत्तराधिकारी ऋषा मुंडा कौन है? ऋषा मुंडा तो आदि पुरुष है मुंडा वंश के। सुतिया पाहन जो है ये नाग वंश के हैं। मुकुट राय ये कौन है? मुकुट राय कौन है? सॉरी, सुतिया पाहन नाग वंश के नहीं है, यहाँ थोड़ा गलत ये हुआ है। सुतिया पाहन कौन है? मुंडा वंश के प्रथम राजा ना, प्रथम राजा, जबकि मदरा मुंडा अंतिम राजा है। और मुकुट राय ये है फनी मुकुट के भाई, मुकुट ये नाग वंश के राजा है। तो ये जो फनी मुकुट राय जो है ये मदरा मुंडा ने इसको मतलब गोद लिया था। मदरा मुंडा ने किसको गोद लिया था? फनी मुकुट राय को। तो उत्तराधिकारी कौन बनना? मदरा मुंडा के फनी मुकुट राय। और इन्होंने गोद लिया था मदरा मुंडा ने, फिर उन उत्तराधिकार सौंपा फनी मुकुट राय, और उसी क्रम में फिर ये नागवंश का स्थापना करते हैं। तो ये समझ में आ गया कहानी। 11वां क्वेश्चन है कि पलामू के रक्सेल वंश कितने भागों में कितने शाखाओं में विभाजित था? तो पलामू का जो रक्सेल वंश था ये 2 शाखाओं में विभाजित था। कितने शाखाओं में? 2 शाखाओं में। कौन कौन सा? एक है हरिहरगंज और दूसरा होता है महाराजगंज। हरिहरगंज और दूसरा कौन सा होता है? महाराजगंज। तो ये दोनों है, एक हरिहरगंज है और दूसरा महाराजगंज। 2 शाखा में विभाजित किया था पलामू के रक्सेल वंश को। तो 11 का आंसर ये हो जाएगा। आगे चलते फिर। 12वां क्वेश्चन है कि पलामू के चेरो वंश के संस्थापक कौन थे? तो पलामू का जो चेरो वंश है उनका जो संस्थापक थे ये हम लोग का कौन थे? पहले आंसर को हम लोग देख लेते हैं। आंसर है हम लोग का भगवत राय। कौन थे? भगवत राय। ठीक, भागवत लिखा हुआ है तो इसको भगवत कर लीजिएगा। भगवत राय होगा आंसर। आंसर होगा 12 का डी। सहबल राय जो थे ये जहांगीर के समकालीन थे, और इन्होंने जब जीटी रोड के आसपास जहाँ पे मतलब जहांगीर के व्यापारी लोग को लूटपाट कर रहे थे तो उसी क्रम में इसको पकड़वाया गया था और इसको कहाँ ले गया था? जहांगीर का अपने दरबार में। और इसके बाद फिर बाघ से इसको बाघ के पिंजरे में छोड़ दिया और इसी क्रम में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो सहबल राय समझ में आ गया। मेदनी राय जो सबसे मतलब जो चेरो वंश का स्वर्णकाल जो कहा जाता है, स्वर्णकाल, चेरो वंश का स्वर्णकाल किसके टाइम आता है? मेदनी राय के टाइम। अनंत राय के टाइम अगर देखा जाए तो इसके टाइम चेरो राजाओं के खिलाफ सैन्य अभियान किया था अफजल खान ने। किसने किया था? अफजल खान ने, अनंत राय के टाइम। तो 12 का आंसर एक्चुअली क्या होगा? डी, भगवत राय संस्थापक है किसके? चेरो वंश के। 13वां क्वेश्चन है कि शेरसूरी के सेनापति ख्वास खां ने चेरो पर बार बार आक्रमण किया था। आक्रमण करने का कारण क्या था? शामसुंदर। तो पूछ रहे कि शामसुंदर कौन थे या क्या थे? क्या सेनापति थे? बिल्कुल नहीं था। पहलवान था? ये भी नहीं था। घुड़सवार भी नहीं था। तो क्या था? एक हाथी था। श्यामसुंदर क्या था? एक सफ़ेद हाथी था जो मतलब देखने में भी बहुत स्मार्ट था और मतलब बहुत उसमें मतलब युद्ध कौशल से परिपूर्ण था ये हाथी। और इसी को मतलब शेरशाह सूरी अपने मतलब सेना में शामिल करना चाहते थे और इसीलिए इन्होंने बार बार आक्रमण किए थे। तो आगे चलते हैं फिर। अनंत राय के टाइम या उसके पहले मतलब महारत चेरो के टाइम ये सब हो रहा था। किसके टाइम? महारत चेरो इस टाइम शासक थे। कौन थे? महारत चेरो कौन थे? चेरो वंश के शासक थे और इसी के वहाँ शामसुंदर नाम का एक हाथी, सफ़ेद हाथी रहता था।
तो 13 का डी। 14 है कि ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा इसका आंसर। इसको अभी नेशनल हाईवे 19 कहा जाता है, NH 19 कहा जाता है अभी वर्तमान में। इसकी अगर बोला जाता है मरम्मत किसने करवाए, तो मरम्मत कौन करवाए? शेरशाह सूरी। मरम्मत किसने करवाए हैं? जीटी रोड का शेरशाह सूरी, जबकि बनवाए कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। 14 का सी। ठीक। 15वां क्वेश्चन है कि प्रताप राय को 1000 की मनसबदारी प्रदान किया गया था। किसको? प्रताप राय को 1000 की मनसबदारी प्रदान किया गया था। तो उस टाइम कौन शासक थे? मुगल शासक कौन थे? इसके बारे में हम लोग को देखना है। तो प्रताप राय के टाइम जो शासक थे हम लोग का कौन थे? शाहजहाँ थे। कौन थे? शाहजहाँ। तो प्रताप राय के टाइम कौन था? शाहजहाँ। तो हम लोग को इतना ही इसमें देखना है। इसको मतलब प्रताप राय को 1000 की मनसबदारी दिया था क्योंकि इन्होंने बोला कि हाँ हम लोग ऋण वगैरह हम लोग दे देंगे, समय पर दे देंगे। तो बोला शाहजहाँ ठीक है, बोला आप समझ में आ गया आपको, तो इसलिए ले लो 1000 की मनसबदारी। इसी क्रम में देते हैं। आगे चलते हैं फिर। 15 का होगा आंसर बी ना। 16वां क्वेश्चन है कि पलामू के पुराना किला का निर्माण किसने करवाया था? पलामू के पुराना किला, प से पुराना और प से प्रताप राय। बस। तो 16 का आंसर क्या होगा? डी। पुराना किला का निर्माण कौन करवाए हैं? प्रताप राय ने। किसने करवाए हैं? प्रताप राय ने। इसका आंसर याद रखना है हम लोग को। और भगवत राय तो चेरो वंश का संस्थापक है। सहबल राय को जहांगीर ने बाघ से मारवा दिया था। मेदिनी राय को चेरो वंश का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो बाकी के बारे में भी हम लोग समझ गए। तो एक्चुअली आंसर क्या होगा? पलामू का पुराना किला कौन बनाया? प्रताप राय ने। 16 का आंसर डी। आगे चलते हैं। 17वां क्वेश्चन है कि कौन से चेरो शासक ने नागवंश से लड़कर वहाँ से दरवाजा लाते हैं? तो जब चेरो शासक ने नागवंश से, चेरो शासक के टाइम जो मतलब नागवंश का जो ये चल रहा था उस टाइम रघुनाथ शाह जो अच्छा हाँ, जो रघुनाथ शाह जो नागवंशी शासक थे, इस टाइम क्या हुआ था कि इस टाइम मुगल लोग उतना आक्रमण नहीं किए थे, लेकिन मुगल लोग सिर्फ 2 बार किए थे, 2 बार। लेकिन बाकी किससे परेशान थे? चेरो लोगों से। ये चेरो में कौन था? मेदिनी राय से परेशान थे। कौन? रघुनाथ शाह। और इसी क्रम में जो मतलब एक लड़ाई होता है रघुनाथ शाह के वहाँ मतलब आक्रमण करते हैं कौन? मेदिनी राय। और रघुनाथ के वहाँ से एक दरवाज़ा लेकर आते हैं और कौन लाते हैं? ये मेदिनी राय। मेदिनी राय आते हैं और उसको फिर जो नया पलामू किला है उसमें रख दिया जाता है। और इसी को अभी वर्तमान में नागपुर दरवाज़ा भी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर बी। 17 का बी, मेदिनी राय। चेरो शासक के बारे में पूछ रहा था ना, तो मेदिनी राय कहाँ से लाए थे? रघुनाथ शाह के वहाँ से। आगे चलते हैं फिर। 17 का बी। 18वां क्वेश्चन है कि कौन से राजवंश के राजाओं ने मुगल के डर से अपनी राजधानी को झालदा बनाया? तो कौन से राजवंश ने अपनी राजधानी को झालदा बनाया है? तो जाहिर सी बात है झालदा मतलब अभी वेस्ट बंगाल की बात कर रहा है। और चेरो तो इधर नहीं हो क्योंकि पलामू वाला है। बोकारो का भी राजवंश था नहीं, तो ये 2 तो पहले ही हट गया। अब बचा है मानभूम या पंचेत। तो पंचेत के जो शासक थे, पंचेत के शासक मतलब डर गए थे मुगलों से। और इसी क्रम में जो पंचेत के शासक जैसे कि वीर नारायण सिंह ने मुगलों से पराजित हो गया था। कौन? वीर नारायण सिंह। तो ये सब जो पराजित होने के बाद ये लोग को एक डर लग गया और इसी क्रम में अपना जो राजधानी है पंचेत राजधानी आपको कहाँ ले गया? झालदा ले गया। तो 18 का आंसर क्या होगा? 18 का आंसर सी। 18 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक। आगे चलते हैं फिर। 19वां क्वेश्चन है कि मानभूम वंश के राजाओं ने कौन से जनजाति की महिलाओं पर अत्याचार किए थे? मानभूम वंश के राजाओं को थोड़ा ज़्यादा ही ये लोग का दिमाग हिल गया था लगता है। और ये लोग एक जनजाति के एक मतलब स्पेसिफिक जनजाति के ऊपर, महिलाओं के ऊपर मतलब शोषण या फिर अत्याचार कर रहे थे।
तो जो जनजाति था वो हम लोग का सबर जनजाति है। बेचारा जाहिर सी बात है जब घर पर मतलब किसी का बुरी नज़र लगे तो जाहिर सी बात है उस राज्य में या उस राजा के समीप लोग नहीं रहना पसंद करेंगे, और इसी क्रम में सबर जनजाति लोग यहाँ से निकल जाते हैं मानभूम वंश से, और ये लोग पंचेत वंश के पास चले जाते हैं, पंचेत वंश के वहाँ ठहरते हैं। तो आंसर क्या होगा 19 का सी। आगे चलते हैं फिर 20वां क्वेश्चन है कि सिंहभूम का नामकरण सिंह, अरे यार सिंह नहीं, ये सिंह बोंगा होगा, ठीक है ना, ये सिंह बोंगा है। तो सिंहभूम का नामकरण सिंहबोंगा नामक प्रमुख देवता से किया गया है, ऐसा माना जाता है। ठीक, ऐसा माना जाता है कि जो सिंहभूम का वर्तमान में जो सिंहभूम नाम है ये सिंहबोंगा के नाम से रखा गया है। तो सिंहबोंगा किस जनजाति के प्रमुख देवता है? ऐसे तो ये संथाली का भी है, संथाली का भी प्रमुख देवता क्या है? सिंहबोंगा ही है, लेकिन यहाँ सिंहभूम की बात कर रहे हैं तो यहाँ हम लोग को हो को मानना होगा, क्योंकि हो का भी जो प्रमुख देवता है वो भी सिंहबोंगा ही है, संथाली का भी है और हो का भी है, लेकिन यहाँ सिंहभूम की बात करते हैं और यहाँ पे हो जनजाति ज़्यादा है तो इसलिए इसको हो मानना है, ठीक ना। तो 20 का आंसर ए होगा, ठीक ना। 21वां क्वेश्चन है कि इसको सही मिलान करना है। चलिए मिलाने का मजा लेते हैं हम लोग भी एक बार। सिसिया, रामगढ़, बादाम, दलेल सिंह, हेमंत सिंह और बागदेव सिंह, आप लोग तो मिलाने लग गए होंगे, हम लोग भी मिलाते हैं। तो देखिए सिसिया की बात करते हैं तो सिसिया जो राजधानी है ये बागदेव सिंह ने बनाया है। कौन? बागदेव सिंह, मतलब ए का क्या होगा 3, ठीक। रामगढ़ की बात करते हैं तो रामगढ़ हम लोग का दलेल सिंह क्या है, तो मतलब 2 का ये। और बादाम हम लोग का क्या है? हेमंत चाचा का है, हेमंत सिंह के क्या है? बादाम। ये हम लोग का ये बच्चू वाला हेमंत नहीं है, हमारे सीएम हेमंत नहीं है, ठीक ना, ये तो बहुत बच्चा है वो लोग के सामने। तो मतलब आंसर क्या होगा? ए का 3, बी का 1 और सी का 2, ये सही आंसर होगा। इसको मिलान कर लीजिएगा, ठीक ना। 22वां क्वेश्चन है, इसको भी मिलान ही करना है, कोई बात नहीं मिलाते हैं, हम लोग भी मिलाने में एक्सपर्ट है। बोल रहा है चुटिया सुतियांबे, कोई बात नहीं, चुटिया उटिया अगर समझ में नहीं भी आता है तो सुतियांबे तो समझ में आ रहा है, ये फनी मुकुट का है। पालकोट चुटिया भी समझ में आ जाना चाहिए कि हम लोग का प्रताप राय है, क्योंकि सुतियांबे के बाद चुटिया ही कहा गया है, और चुटिया कौन किया? प्रताप राय ने। रातूगढ़ और उदयनाथ में अगर कन्फ्यूजन है तो इसको थोड़ा हम लोग को याद कर लेना है, क्योंकि जो है पालकोट का है यदुनाथ शाह। कौन है? पालकोट का यदुनाथ शाह, मतलब 2 बी का ये हो जाएगा, और ये रातूगढ़ है, ठीक है ना, रतु लिखा है, रातूगढ़ है, रातूगढ़ का उदयनाथ है। तो इस तरीके से अगर इनका है कि ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4, इसका सही आंसर होगा, इसको मिला लीजिएगा, ठीक ना। आगे चलते हैं फिर हम लोग। 23वां क्वेश्चन है कि बौद्ध विहार के अवशेष कहाँ मिले हैं? जिंदगी इतना भी आसान नहीं है कि जो लेक्चर दिया गया है उन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन तो ये भी है कि जो पढ़ाया गया है या जो जिसका टेस्ट हुआ है उसको भी तो याद दीजिए, उसको भी तो रिवीजन करना है, इसलिए पीछे का भी 1-2 क्वेश्चन डाला गया है। तो बौद्ध विहार का अवशेष कहाँ मिला है हम लोग का? बलवा दाग में। बलवा दाग कहाँ पे है? खूंटी में है। सब भूल गए क्या? उस टाइम तो खूब रट्टा मार रहे थे। ये बौद्ध विहार कहाँ पे है? बलवा दाग में। इटखोरी कहाँ पे है? चतरा में। सूरजकुंड कहाँ पे है? हजारीबाग में। और बेनूसागर कहाँ पे हम लोग का? पश्चिमी सिंहभूम। तो हम लोग का बौद्ध विहार के अवशेष कहाँ मिले हम लोग का? ये बलवा दाग खूंटी में। आगे चलते हैं फिर 24वां क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है भाई लोग? 24वां क्वेश्चन है कि कौन से साहित्य में संथाल परगना के क्षेत्रों को सूर्य देश कहा गया है? क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है कि संथाल परगना के क्षेत्रों को सूर्य देश कहा गया, कौन से साहित्य में? बौद्ध साहित्य में, जैन साहित्य में, महाभारत में या वैदिक साहित्य में? तो इसका सही आंसर जो हम लोग का होगा वो वैदिक साहित्य होगा। तो आंसर क्या होगा? डी, 24 का डी। आगे चलते हैं फिर 25वां नंबर है कि मुंडा जनजाति झारखंड में प्रवेश कब किए हैं? तो मुंडा जनजाति के अगर झारखंड में प्रवेश की बात करते हैं
तो कब किए हैं मुंडा जनजाति झारखंड में प्रवेश? हम लोग का नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में मुंडा जनजाति का प्रवेश होता है नवपाषाण काल में, मतलब उसके पहले यहाँ लोग मुंडा लोग नहीं रहते, तो उसके पहले था असुर। सबसे पहले हम लोग का प्राचीन जनजाति है, उसके बाद बिरहोर आता है, फिर बिरजिया आता है, उसके बाद उरांव लोग आते हैं। उरांव लोग तो हालांकि बाद में आता है। उरांव लोग जब बख्तियार खिलजी मतलब 1206 के आसपास लोग, इस टाइम उरांव लोग आते हैं। उसके पहले नवपाषाण काल में हम लोग का मुंडा वंश आता है। सबसे पहले मतलब सबसे पहले नहीं आया मुंडा वंश, लेकिन राज्य स्थापना की बात किया जाए तो सबसे पहले मुंडा वंशों ने राज्य को स्थापना किए हैं। तो 25 का बी हो गया आंसर। आगे चलते हैं फिर। 26वां क्वेश्चन है कि झारखंड में कौन से चित्रकला को सिंधु घाटी सभ्यता की पेंटिंग से तुलना की जाती है? आप लोग को लग रहा है ये भी तो पुराना ही क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, ये सब रिवीजन करना है। और आंसर क्या होगा? भवनाथपुर। भवनाथपुर कहाँ पे है? ये गढ़वा में है। यहाँ पे मतलब आखेटक शिकार का भी चित्र हम लोग को देखने को मिलता है भवनाथपुर में। इसको हम लोग का हजारीबाग में है। इसको मतलब चित्रकला में हम लोग को झारखंड में दो ही चीज़ देखना होता है जो ऐतिहासिक हम लोग का, एक इसको है और दूसरा भवनाथपुर है। इसको हजारीबाग में है और भवनाथपुर हम लोग का गढ़वा में है। आगे चलते हैं फिर। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में जैसे चित्रकलाएं, तो उसी टाइप से कुछ आकृति यहाँ हम लोग को देखने को मिलता है, इस टाइप से कुछ, ठीक ना। आगे चलते हैं। 26 का डी सी है, ठीक। 27वां क्वेश्चन है कि बिरसा मृग विहार की स्थापना कब हुई है? तो बिरसा मृग विहार की स्थापना की बात किया जाए तो बिरसा मृग विहार की स्थापना कब हुई है? 1987 में। आंसर होगा डी। 2018 में क्या हुआ? मछली घर का निर्माण होता है। मछली घर का निर्माण कब होता है? 2018 में। 1954 में किसका होता है, कुछ आइडिया है? 1954 में क्या चीज़ का स्थापना होता है? 1954 में जो बनता है ये हम लोग का, 1954 में कौन सा बनता है? बिरसा जैविक उद्यान। बिरसा जैविक उद्यान 1954 में। 1980 की बात करते हैं तो 1980 में नेहरू जैविक उद्यान जो बोकारो में है उसका निर्माण होता है। नेहरू जैविक उद्यान का 1980 में। और 2018 में मछलीघर। और 1987 में बिरसा मृग विहार। ये बिरसा मृग विहार कहाँ पे है? ये हम लोग का खूंटी में है। कहाँ पे है? खूंटी के काली माटी में है। खूंटी के काली माटी जगह का नाम है, ठीक। आगे चलते हैं फिर। पर्णपाती वनों का राजा किसे कहा जाता है? आप लोग को लग रहा है धोखा हो गया होगा ना, क्योंकि लेक्चर 14 से लेकर लेक्चर 19 तक देना था। लेकिन क्या करें, आगे वाला अभी तो रिवीजन करवाना है ना, क्योंकि आप लोग तो अपने से कीजिएगा नहीं। तो 28 का जो हम लोग का है, इसका क्या है कि पर्णपाती वनों का राजा किसे कहा जाता है? आम को फलों का राजा कहा जाता है, ठीक। सागवान बहुत अच्छा मजबूत पेड़ है। साल जो है ना, इसको पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है। किसको? साल, सखुआ को। तो 28 का आंसर होगा सी। आगे चलते हैं। 29वां क्वेश्चन है कि झारखंड में पाया जाने वाला सबसे नवीनतम मिट्टी कौन सी है? तो झारखंड में पाए जाने वाला सबसे नवीनतम मिट्टी की बात किया जाए तो होगा हम लोग का जोरोर मृदा। आंसर होगा डी। तो थोड़ा इस पर भी मतलब प्रकाश डाल देते हैं। लाल मिट्टी सबसे ज़्यादा झारखंड में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा लाल मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी को रेगुर मृदा भी कहा जाता है। इसको सोत जुताई मिट्टी भी कहा जाता है। और टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण इसको काली मिट्टी कहा जाता है। लेटराइट में बारिश की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होगा तो वहाँ लेटराइट मृदा होता है। और टेम्परेचर भी ठीक ठाक होना चाहिए, मतलब 22 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होनी चाहिए। तो बाकी भी देख लिए। और एक्चुअली इनका आंसर क्या होगा? नवीनतम मिट्टी कौन सा है? जोरोर मिट्टी है। तो होगा 29 का डी। 30वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य को कितने जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है?
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत झारखंड को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा डिवाइड किया गया है ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, या मेरे को ही बताना है अभी भी। अगर 3 बातों को अगर देखा जाए झारखंड में, तो इसको 3 भागों में कैसे डिवाइड किया इसको एक बार देख लेते। इस टाइप से मान के चलिए झारखंड का मैप है, ठीक, सांकेतिक रूप से। तो अगर हम लोग झारखंड का मैप को ऐसे देखें तो मध्य और उत्तर पूर्वी पठार, मध्य और उत्तर पूर्वी पठार, तो ये वाला एक भाग होगा। पश्चिमी पठार एक भाग होता है इस साइड वाला, और एक होगा दक्षिण पूर्वी पठार। तो इस तरीके से 1, 2 और 3 भागों में डिवाइड किया गया है। आप लोग को याद आ रहा होगा वो वाला जो हम लोग लेक्चर में देखे थे। तो सब बीच बीच में रिवीजन करते रहिए। तो 30 का आंसर होगा ए। बादाम को राजधानी किसने बनाई थी? तो बादाम को कौन बनाया है? हेमंत सिंह ने। इसको हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। 31 का सी। खड़गडिहा राजवंश वर्तमान में किस जिला में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहाँ पे है? अभी का वर्तमान गिरिडीह में है। कहाँ पे है? खड़गडिहा गिरिडीह में है। खड़गडिहा से संबंधित कौन सा वंश है? हंसराज वंश ना, हंसराज वंश ही है ना खड़गडिहा में, हंसराज वंशी है, ठीक। ये हंसराज वंश कहाँ पे है? खड़गडिहा में। और ये लोग साउथ इंडिया से आए थे, मतलब दक्षिण भारत से आए थे हंसराज लोग। और कहाँ बनाए थे अपना शासन व्यवस्था? खड़गडिहा में। और ये अभी वर्तमान के गिरिडीह में। तो 32 का आंसर ये हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन है कि काशीपुर नहीं है, ठीक, काशीपुर होगा, ठीक, इसको पुर कर दीजिए। काशीपुर के राजा एवं रानी तीर्थ यात्रा के क्रम में, उस मतलब दोनों राजा और रानी तीर्थ यात्रा कर रहे थे, तो उसी क्रम में रानी चूँकि प्रेग्नेंट थी, तो उसको वहीं पे मतलब रास्ते में ही मतलब जाते यात्रा के जाने के क्रम में ही मतलब बच्चा पैदा होता है, और उससे फिर एक राजवंश का मतलब स्थापना होता है उसी बच्चे से। तो एक्चुअली जब रानी जा रही तो उस टाइम प्रसव पीड़ा से मतलब उस टाइम उतना सुविधाएं नहीं थी, उसी क्रम उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जो बच्चा रहता है उनको फिर एक कपिला गाय के दूध से उसको फिर बड़ा किया जाता है, तो इसलिए उसको कपिला गाय या कपिला गाय वंश के रूप में भी जाना जाता है। तो इतना जब कहानी बता दिए होंगे तो आप लोग का आंसर भी आ गया होगा दिमाग में। और कौन सा है वो? पंचेत वंश। पंचेत वंश के बारे में हम लोग देखें। कपिला गाय का यहाँ जो क्या बोलते हैं उसको, जो राज चिन्ह होता है, कपिला गाय से संबंधित जो राज चिन्ह है वो हम लोग का क्या है? चीवर ने, क्या गाय के जो चीवर है ना, चीवर उसका राज चिन्ह भी बन जाता है पंचेत वंश के। तो इस तरीके से जो 33 का आंसर होगा बी। 34वां क्वेश्चन क्या है कि किस वर्ष बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम के धारा अधिनियम के अंतर्गत रामगढ़ राज को समाप्त कर दिया? मतलब रामगढ़ राज जो था, रामगढ़ राज को समाप्त कौन से एक्ट के तहत किया गया? 1955 के तहत राज जो रामगढ़ राज था उसको हटा दिया गया, जो रामगढ़ राज था। और ये कब? 26 जनवरी की बात है। 26 जनवरी ऑफ 1955 से जो रामगढ़ राज्य अलग से मतलब रामगढ़ राज्य या फिर इस टाइप से जो राजवंश था इसको अंतिम रूप से समाप्त कर दिया जाता है। तो 34 का आंसर होगा ए, ठीक। 35वां क्वेश्चन है कि किस राजवंश के समय नरबलि दी जाने की प्रथा थी? ये हम लोग का ढाल वंश में देखने को मिलता है। ढाल वंश आप लोग को याद होगा, रंकनी मंदिर आप लोग देखे भी होंगे जो उधर के हैं। तो जो रंकनी मंदिर है ना, रंकनी मंदिर हम लोग का जादूगर आगे है। तो यहाँ पे जो रंकनी मंदिर है यहाँ पहले नरबलि की प्रथा थी, यहाँ पे अभी ये सब बैन किया गया है। तो आंसर क्या होगा? 35 का सी। 36 है इनमें से कौन रामगढ़ राज की राजधानी नहीं थी? अच्छा क्वेश्चन है। तो पालकोट हम लोग कहाँ देखे थे? नागवंश में ना। बाकी उड़दा, बादाम और रामगढ़ ये सब कहाँ का है? ये सब हम लोग का रामगढ़ है। जबकि नागवंश में कौन सा था? नागवंश में हम लोग का पालकोट है, यदुनाथ शाह ने जो बनवाया था। तो 36 का आंसर होगा डी। 36 का आंसर डी। आगे चलते हैं फिर। 37वां क्वेश्चन है कि दूधपानी शिलालेख से मानभूम वंश की जानकारी मिलती है।
तो दूध पानी जो शिलालेख है ये कहाँ से प्राप्त हुआ, ये पूछ रहा है कि दूध पानी शिलालेख से हम लोग का जो मानभूम वंश की जानकारी मिलती है, तो आखिर ये जो दूध पानी जो शिलालेख है ये कहाँ से प्राप्त होता है उसके बारे में बताना है। तो कहाँ से मिलता है, ये हजारीबाग से मिलता है। ये कौन सी वंश के बारे में जानता है, मानभूम वंश। मानभूम वंश में और एक हम लोग को जानकारी मिलता है, वो है हम लोग का गोविंदपुर शिलालेख से। शिलालेख, गोविंदपुर शिलालेख और दूध पानी शिलालेख, जो दोनों का जो स्रोत है वो किससे संबंधित है, मानभूम वंश से संबंधित है। और गोविंदपुर शिलालेख को कवि गंगाधर ने इसको ये किए थे, गंगाधर ने गोविंदपुर शिलालेख को। तो इस तरीके से 37 का आंसर होगा बी। आगे चलते हैं फिर। 38 का आंसर है कि किस राजवंश के अत्याचार के कारण जनजाति लोग पंचायत क्षेत्र में चले गए थे। तो इसको तो हम लोग देख ही चुके थे पहले ही, मानभूम वंश से संबंधित है। 38 का सी, ये तो हम लोग का रिपीट कर सकते हैं एक। 39 क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NPCC के तहत 8 राष्ट्रीय मिशन का जो लॉन्च किया गया, ये कब है, 8 मतलब 2008। तो 2008 में 8 राष्ट्रीय, मतलब जो एक्चुअली क्या होता है कि जो अभी ग्रीन हाउस गैस या फिर जो ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा हो रहा थी, इसको रोकने के लिए हर एक देश को अपनी तरफ से कुछ कुछ उसमें योजनाएं बनाना है ताकि ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव को कम किया जा सके। तो उसी का काम है जो जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना भारत सरकार की है। और इसको मतलब इसके तहत 8 मिशन लॉन्च कर दिया गया, जैसे कि सौर मिशन, लाइवलीहुड मिशन, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, ये सब मिशन, ये सब इसी में आता है। तो आंसर क्या होगा, बी 39 का। 40वां क्वेश्चन है कि सिंहभूम के प्रथम शाखा से के संस्थापक कौन थे। तो आप लोग को पता है सिंहभूम के सिंह वंश, उसमें मतलब टोटल 2 शाखाएं थी, 2 शाखाएं थी ना। तो जो प्रथम शाखा की बात करते हैं तो प्रथम शाखा का जो है वो काशीनाथ सिंह है, और दर्पनाथ सिंह जो है सेकंड शाखा का है। प्रथम शाखा कौन है, काशीनाथ सिंह, और सेकंड शाखा कौन है, सेकंड शाखा कौन, दर्प नारायण सिंह। और काशीराम सिंह ये इसी सेकंड शाखा का ही पार्ट है। काशीराम सिंह सेकंड जो शाखा है उसी का पार्ट है, जबकि काशीराम सिंह सेकंड शाखा का पार्ट है और काशीनाथ सिंह ये प्रथम शाखा का संस्थापक है। ये हम लोग को याद रखना है। अगर सिंह वंश के टाइम अगर उनका जो जानकारी मिलता है तो उसके बारे में अगर देखा जाए तो एक वंश प्रभा लेखन है, वंश प्रभा एक मतलब बुक है, उसमें लिखा गया कि इनको 2 भागों में डिवाइड किया गया। प्रथम वाला जो था 8वीं, ये वाला जो था 8वीं सदी में, और ये वाला जो दूसरा वाला है ये 13वीं सदी में आया। ठीक, आगे चलते हैं फिर। 41वां क्वेश्चन कि भारतीय जनता के पैसे का संरक्षणकर्ता किसे माना जाता है। तो इसका जो आंसर एक्चुअली होगा CAG, केग को मतलब भारत के क्या बोलेंगे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है केग का फुल फॉर्म। और ये आर्टिकल 148 में हम लोग को देखने को मिलता है। तो 41 का आंसर होगा डी। ये सब नहीं बोलना है कि आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि ये सब पहले कराया गया है, वही सब का है। 42वां क्वेश्चन है कि ये करंट अफेयर से संबंधित है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष कौन है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग चर्चा में इसलिए आया क्योंकि अभी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का जो गठन हुआ था, जिसमें हम लोग का पारसनाथ के मामले में उन्होंने निपटान किया है, तो उसी से संबंधित इसको भी किए हैं। तो जो राष्ट्रीय क्या है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, तो इसका आंसर होगा हम लोग का कौन है, हर्ष चौहान है, हर्ष चौहान होगा। आंसर क्या है, बी। इकबाल सिंह लालपुरा की बात करते हैं तो ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के कमीशन है, उसका अध्यक्ष है हर्ष चौहान। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग हुआ। हंसराज गंगाराम अहिर जो है ये हम लोग का पिछड़ा आयोग का है, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग जो है उसका अध्यक्ष है कौन, हंसराज गंगाराम अहिर। विजय सांपला जो है ये हम लोग का है राष्ट्रीय अनुसूचित
शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति वाला का इसका है। और रेखा शर्मा जो है, रेखा शर्मा हम लोग का राष्ट्रीय महिला आयोग, महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष है। तो इस तरीके से हम लोग को इसको देखना जरूरी है, इस बार के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो 42 का आंसर बी होगा। ठीक। 43वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग कौन से अनुच्छेद में है। तो ये जो है हम लोग का अनुच्छेद 338 मतलब 338 का ए में है, 338 का बी में है, हम लोग का पिछड़ा वर्ग वाला है। पिछड़ा वर्ग के लिए जो कमीशन है ये है। और 350 बी में है हम लोग का जो भाषा अल्पसंख्यक भाषाई के लिए जो अधिकारी का गठन किया जाता है, अल्पसंख्यक भाषाई अधिकारी का जो गठन किया जाता है वो अनुच्छेद 350 के तहत। तो एक्चुअली आंसर इसका कितना होगा, 43 का बी। आगे चलते हैं। झारखंड में ओडिशा के पुरी की जगन्नाथ मंदिर से प्रेरित होकर जगन्नाथ मंदिर रांची में किसने निर्मित किया। मतलब रांची में जो जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किया गया तो किसने किया, तो ये एनिसा में किया है। कौन, एनिसा। 1691 मैजिकल वर्ड। तो एनिसा समझ में आ गया। 44 का बी। आगे चलते हैं। फिर अंतिम क्वेश्चन होगा, जनी शिकार की शुरुआत किसने की। तो जनी शिकार की शुरुआत हम लोग का फनी मुकुट तो नागवंश के संस्थापक है, ये नहीं है। मेदिनी राय ये स्वर्णकाल माना जाता है। भीमकर्ण ने पहली बार कर्ण की उपाधि ली थी। इनमें से कोई नहीं होगा आंसर, इनमें से कोई नहीं का भी कुछ महत्व होता है। ऐसा नहीं है कि उसको ऐसे जब ऑप्शन हम लोग का दिमाग में नहीं आता है तो इनमें से कोई नहीं देता है, ऐसा बात नहीं। इसका भी कुछ महत्व होता है, अंडरलाइन, क्योंकि इसका जो आंसर एक्चुअली होगा कंचन होगा। कौन होंगे, कंचन। कंचन जो है कंचन राय, कंचन राय ने जनी शिकार की शुरुआत की थी। देखिए कंचन से थोड़ा याद कीजिए, कंचन हल्का मतलब गर्ल्स टाइप का नाम आता है ना कंचन, तो उसी से कीजिए जनी, जनी शिकार। ठीक। तो कुछ मतलब समझने का एक ट्रिक थोड़ा बहुत अगर याद रखे तो अच्छा रहेगा। तो कंचन राय जनी शिकार की शुरुआत की थी। आगे चलते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए इससे ही, और जितने भी टेस्ट आ रहे सब में आप लोग पार्टिसिपेट करने का प्रयास कीजिए। और हम लोग के चैनल में अगर आप लोग नए हैं तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है हौसलों की उड़ान, उसमें भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं ताकि PDF आप लोग को मिल सके। थैंक यू फॉर वाचिंग, धन्यवाद। और कमेंट में ज़रूर बताना है कि क्वेश्चन का लेवल आप लोग से कहीं कम तो नहीं पड़ रहा है। धन्यवाद।